नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, छोटे बड़ों का सम्मान कर रहे होंगे। तो दोस्तों, नया बैच शुरू हो गया है और देखो, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अभी से लग जाइए दिसंबर 2023 के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, लास्ट में समय कम मिलता है, अभी से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी क्लास में नए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तान्या जी वेलकम, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है, ठीक है। क्लास ठीक चल रही है, आवाज ठीक है? ठीक चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास यूजीसी नेट हिस्ट्री और स्टेट सेट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 372 है और ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है हमारा, ठीक है। टॉपिक वाइज चलते हैं, आज ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है। तो सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है, ठीक है। आंसर की आ चुकी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। और देखो, हमारा नया बैच शुरू हो गया है, कुल 1499 रुपये में है। दिसंबर 2023 का बैच शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, पीबैक क्लास, टेस्ट सीरीज, पेपर 1 का फुल कोर्स, पीडीएफ पढ़ने को मिलेंगी। कुल 1499 रुपये में 15 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है, इसमें इनरोल होने की। उसके बाद ये 3000 रुपये का कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 15 जुलाई तक ऑफर चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल आप सभी के सामने हाजिर है और देखो, आप जानते हैं सभी सवालों का एक स्टैंडर्ड होता है। ऐसे सवाल लेकर हम हाजिर हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल लेकर हम हाजिर हैं। सवाल नंबर है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर रहने वाले नवपाषाण कालीन लोगों की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये सवाल कहते हैं कि भाई एकदम यूनिक सवाल है, क्योंकि देखो, उत्तर भारत में भी, पूर्वी भारत में भी और पश्चिम भारत में भी नवपाषाण काल था, और उसी समय जो दक्षिण भारत था उसमें भी हमारा नवपाषाण काल था। तो कुछ अंतर पैदा होता है नवपाषाण काल में, ठीक है। तो दक्षिण भारत का इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, गोदावरी नदी भी कहा गया है इसको, ठीक है, सवाल में। तो इसको दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा ही बोलते हैं, ठीक है, बूढ़ी नदी, बूढ़ी गंगा। और अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो ये महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ियों में से निकलती है और लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। आपको मैं भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, मैं थोड़ी सी जीके की जानकारी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो लगा देना। तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी जो है उसके आसपास जो रहते थे नवपाषाण काल के लोग, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है कि नवपाषाण काल जब आया उस समय दक्षिण भारत में क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। पहला विशेषता कि ज्यादातर स्थलों पर एशमोंड मिले हैं, यानी कि राख के टीले मिले हैं, राख के टीले मिले हैं, ठीक है, ज्यादातर जगहों पर। जैसे कि आपका उडगोलम, नेटूर, ठीक है, संगनकल्लू, पिकलीहल, ठीक है, यहाँ पर क्या मिले हैं, ज्यादातर राख के टीले मिले हैं, एशमाउंड मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो औजार थे, औजारों की बात करें, ठीक है,
तो विशेष रूप से 4 प्रकार के औजार थे, छेनी, हथौड़ा, ठीक है, और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी और उदाला। ये जो है कुछ औजार थे। और नवपाषाण कालीन जो लोग थे उस समय के, वो कृषि वगैरह करना शुरू कर दिए थे, ठीक है, कृषि वगैरह करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, कृषि, कुत्ता पालन, कुत्ता पालन, कुत्ता के साथ में पशुपालन, ठीक है, पशुपालन भी शुरू कर दिया था। स्थायी निवास, स्थायी निवास में रहना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। और देखो गोदावरी नदी के पास में इसलिए रह रहे थे कि गोदावरी नदी एक प्राकृतिक नदी है, इसको किसी सरकार ने नहीं खुदवाया है, ये प्राकृतिक है। तो ये यहाँ पर पानी सदैव रहता है, तो यहाँ के और पास जो है लोग, जो सभ्यता पनपी, नवपाषाणकालीन सभ्यता, वहाँ के लोग इसलिए जो है सरवाइव कर सके। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं कि वे कई तरह के प्रस्तर फलकों का प्रयोग करते थे। प्रस्तर मतलब दोस्तों पत्थर, फलक यानी कि औजार का नाम है फलक। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तो देखो मैंने आपको बताया औजार, छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, कुदाला, ये कई प्रकार, इनकी कह सकते हैं 4 प्रकार के फलकों का निर्माण करते थे, ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा, वे सिलबट्टे का प्रयोग भी करते थे। सिलबट्टे का प्रयोग क्यों करते थे? उनको अनाज पीसना है, ठीक है, कोई झरबरे के दाने पीसने हैं, ठीक है, गेहूं पीसने हैं, और कह सकते हैं भाई बाजरा पीसना है, रागी पीसना है, ठीक है। तो इस तरीके के सामान जो है वो सिलबट्टे पर पीसे जाते थे, क्योंकि जब खेती करते थे तो खेती का जो अनाज था उनको पीस पीस कर वो खाते थे। तो दूसरा ठीक है, सिलबट्टे के प्रयोग से प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना, देखो भाई ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब वो अनाज पैदा कर रहे हैं, अनाज को जो भाई अगर आपके सामने बाजरा है, गेहूं है, आप तो साबुत नहीं खाओगे इसे, थोड़ा बहुत उसको पीस लोगे। तो सिलबट्टे का प्रयोग, इस सवाल में ये कह रहा है कि सिलबट्टे का प्रयोग से प्रतीत होता है कि अनाज पैदा होता था, उसको पीस कर लोग खाते थे, ठीक है। तो तीसरा भी ठीक है। अब बचा ऑप्शन नंबर 4। जब तीनों ही ठीक है तो चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन सही है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी या राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई कैसा लगा आपको? ठीक है, परविंदर जी नमस्कार, गुरजोत जी वेलकम, राजेंद्र जी, मीना कुमार जी, पूजा जी, नितन्या जी, सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है, ठीक है। सबने जो है आंसर डी दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, चंदेल कालीन प्रारंभिक मंदिरों के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको 40 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, 40 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए, कमेंट कीजिए। देखो हमारे पास में ऐसे ऐसे ढेरों सारे सवाल हैं जो आपको व्याख्या सहित में करवाने वाला हूं, ठीक है। यह मंदिर ग्रेनाइट की बनी होती थी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो हम थोड़ा सा इनका इतिहास जान लेते हैं। चंदेल 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 की स्थापना किसने की? चंदेल वंश की स्थापना, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आते रहते हैं। स्थापना किसने की? क्योंकि देखो सवाल करते करते बहुत सारे सवाल निकल आते हैं। 831 ईस्वी में नन्नुक ने, किसने दोस्तों? नन्नुक ने की, ठीक है। और इसके वंश के
जो प्रमुख राजा थे, जिनमें विजय शक्ति, ठीक है, राहिल, मुंज, ठीक है, इसके अलावा यशोवर्मन, आप जानते होंगे यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, यशोवर्मन, धंग, इससे भी कई सवाल आ चुके हैं। विद्याधर, जिसने क्या बनाया था, एक युद्ध करने के लिए संघ बनाया था, विद्याधर, ठीक है, महमूद गजनवी के खिलाफ, जानते होंगे इसको, ठीक है। अब देखो सवाल पर आते हैं कि चंदेल कालीन प्रारंभिक मंदिर, देखो जब प्रारंभिक मंदिर तब बने जब शुरुआती जो शासक थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया, ठीक है। तो देखो दो प्रकार के मंदिर हमारे सामने आते हैं, दो प्रकार के मंदिर शैली की शैली कौन कौन सी, पहली आती है शानदार, ठीक है, शानदार शैली, और दूसरी आती है निरंधार शैली, निरंधार शैली। यानी कि देखो चंदेल कालीन जो मंदिर हैं उनमें प्रांगण नहीं होता है, प्रांगण मतलब यहां पर मंदिर है, ठीक है, इस तरह का मंदिर है और इस तरफ चारों तरफ ये इसी दीवार से घिरा हुआ है, इसको प्रांगण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, जो प्रारंभिक मंदिर थे और बाद में बने जो मंदिर है वो एक ही चीज से बने हुए थे, ठीक है। यह मंदिर ग्रेनाइट की बनी होती थी, पहला ठीक है, ठीक है, यानी कि ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, इसके साथ मिला देते हैं बलुआ पत्थर, ठीक है, यानी कि ग्रेनाइट से भी और बलुआ पत्थर से भी बने हुए थे, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है पहले ऑप्शन में, तो पहला ठीक है। दूसरा, इन मंदिरों में बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था, देखो मैंने वहां लिख दिया, दूसरा भी ठीक है। प्रारंभिक मंदिरों का आकार बड़ा होता था, देखो जो प्रारंभिक मंदिर थे, चाहे हम बात करें विजय शक्ति की, चाहे धंग की, चाहे आप विद्याधर की बात करें, चाहे सुब्रमण्य की बात करें, उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है, और चारों तरफ कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी, ये खुले आसमान में बनाए गए हैं और इनके ऊपर एक शिखर बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके का, और चारों तरफ दोस्तों आप देखते होंगे, ठीक है, इस तरफ जो है चारों तरफ मंदिर के आदमी और लेडीज और मेल फीमेल की जो है अश्लील, थोड़ी सी कह सकते हैं अश्लील तस्वीरें, मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, क्योंकि देखो उस समय उनको अश्लीलता नहीं दिखी, क्योंकि कहते हैं कि जब मंदिर को जब देखते हैं तो पहली बार में ऐसा लगता है कि अश्लील है ये, मगर मंदिर में लिखा होता है कि अगर आप इस मंदिर को, चंदेल मंदिरों को अश्लीलता की दृष्टि से देखोगे तो अपने घर जाइए, ठीक है, ये अश्लील नहीं है, ये वहां का कल्चर था, ठीक है। तो शिखर का निर्माण किया गया था और इसके ऊपर कलश भी था, कलश, तो ये खुले आसमान में थे, प्रांगण के बीच में कोई नहीं था, ठीक है। तो तीसरा भी ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक मंदिरों का आकार बड़ा होता था, बाद में छोटे होते गए। चौथा, प्रारंभिक मंदिरों को शानदार और अंग शिखर विहीन मंदिर कहा जाता था। देखो दोस्तों मैंने बताया जो प्रारंभिक मंदिर थे वो निरंधार शैली के बनाए गए थे, ठीक है, यानी कि इसमें क्या था कि प्रांगण वगैरह थे, ठीक है, परंतु आखिर में आते आते वो शानदार शैली में बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो दो शैली थी मंदिर निर्माण की, शानदार और निरंधार। तो प्रथम जो शुरुआती जो मंदिर बनाए गए थे वो निरंधार शैली में बनाए गए थे और जो बाद के जो मंदिर बने वो शानदार शैली में बने गए थे। तो कुछ मंदिरों के नाम बताऊंगा, 64 योगिनी का मंदिर, ठीक है, इसमें 64 देवी के मंदिर हैं,
ठीक है। कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव का मंदिर, विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर हैं, ठीक है। इसके अलावा और देखें तो भाई बैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिन्नाथ मंदिर, ठीक है। और चंदेलों का कालिंजर मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से जो गलत है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रारंभिक मंदिर को निरंधार शैली में बनाया गया था, ना कि शानदार शैली में, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो क्लास को कर लो तो फायदा नहीं रहोगे भाई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि मनुष्य कृषि करते थे। दूसरा ऑप्शन है अधिकतर हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमियों में स्थित थे, यानी कि वहां पर पानी की व्यवस्था भी थी और नहीं भी था, ठीक है। यानी कि नदियों के ओर पास नहीं थे वो। जल भंडारण आकारों के उपयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। अगर हम हड़प्पा की समय की बात करें, ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2350 से लेकर 1750 बीसी ये डेट बताई गई है, ठीक है। परंतु जब हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमको गहराई में उतरना पड़ेगा। जैसे कि आप गहराई में कैसे उतरोगे? हड़प्पा सभ्यता को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में। प्रथम पार्ट है प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, ठीक है। दूसरा जो इतने हड़प्पा सभ्यता का जो पहला समय था, जो एकदम एक समय था उसका, तो उसको भी लगाया प्राक हड़प्पा। फिर वो परिपक्व हड़प्पा बनी, परिपक्व यानी कि अपने चरम सीमा पर पहुंची। और प्राक हड़प्पा अपनी ये शुरुआती चरण में थी, परिपक्व हड़प्पा। और इसके बाद तीसरा चरण जो आया वो था हड़प्पोत्तर काल, हड़प्पोत्तर यानी कि हड़प्पावाद भी बोल सकते हैं। अगर हम हड़प्पा काल की समय की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर 2350 तक चलता है, ठीक है, बीसी, ठीक है। और हम परिपक्व यानी कि जो चरम सीमा थी हड़प्पा सभ्यता की, उसका समय है 2350 से लेकर 1750 बीसी, ठीक है। और हम हड़प्पोत्तर काल की बात करें तो 1750 से लेकर 1500 ईस्वी, ठीक है, बीसी, सॉरी बीसी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। अगर हम देखो हड़प्पा सभ्यता की, प्राक हड़प्पा सभ्यता की बात करें, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। देखो आपने सुनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जबकि देखो हमने इसको और गहराई जाकर देखा तो उसके 3 चरणों का पता लगा। प्रथम चरण था प्राक हड़प्पा सभ्यता, जो पूरी तरीके से ग्रामीण अवस्था में थी, जिसमें आप कह सकते हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, राना गुंडई, ठीक है। और आपका कुल्ली, ठीक है, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, राना गुंडई। और इसके अलावा कालीबंगा,
चनहुदड़ो, ठीक है। अगर हम परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसमें आपका हड़प्पा आ जाएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा, चनहुदड़ो आ जाएगा, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, ठीक है, और राखीगढ़ी, सब जितने भी स्थल हैं ज्यादातर इसमें आएंगे। फिर हड़प्पोत्तर काल के जो स्थल हैं उनमें रंगपुर, ठीक है, कालीबंगा, चनहुदड़ो, ये आएंगे, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, देखो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एकदम हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो अब सवाल पर आते हैं कि मनुष्य कृषि करते थे, बिल्कुल ठीक है। और कृषि का जो सिंचाई वगैरह होती थी वो नहरों के द्वारा, सॉरी, नदियों के द्वारा होती थी, बांध बनाए गए थे, ठीक है। तो कृषि करते थे किसकी? कपास की, राई की, ठीक है, सरसों की। याद रखना दोस्तों, मैं बता रहा हूं ये सवाल ऐसे ही आते हैं। पूछा गया था एक सवाल में कि भाई किस किस की खेती करते थे, तो लिख लेना कपास की, राय की, सरसों की, मटर की, गेहूं की, ठीक है, बाजरा की, धान की, ठीक है, और दालों की, इसकी खेती वो करते थे, ठीक है। कैसी लग रही है क्लास दोस्तों? देखो आप ये मत समझना कि यार सवाल तो छोटे छोटे से हैं और एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा हूं। देखो मेरा मानना ये है कि सवालों का लेबल भी अच्छा होना चाहिए और व्याख्या भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको सवालों में से भी सवाल आपके सामने हाजिर हों। देखो मैं याद तो नहीं है क्या है कि भाई मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं बात बातों में आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। आइए, तो पहला ठीक है। दूसरा, अधिकतर हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमियों में स्थित है। देखो आपने सुना होगा कि ज्यादातर जो स्थल थे वो सिंधु नदी घाटी के ओर पास स्थित थे, परंतु अगर देखा जाए कुछ स्थल ऐसे थे जो नदियों के पास नहीं थे, जैसे कि देखो कालीबंगा, ठीक है, रोपड़, ठीक है, और आपका राखीगढ़ी, ठीक है, धौलावीरा, वहां भी नहीं मिली है धौलावीरा। कुछ स्थल थे ऐसे थे जहां पर पानी की कमी थी, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, जल भंडारण आकारों के उपयोग के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये एक सवाल पूछ रहा है कि कुछ स्थल ऐसे भी मिले हैं जो वर्षा का पानी वगैरह, जो भी पानी वगैरह था वो इकट्ठा करके रखते थे, जैसे कि आप मानो धौलावीरा, यहाँ के जल संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। पूरी दुनिया में प्रथम ऐसी जगह है धौलावीरा, ठीक है। और आपका मोहनजोदड़ो स्नान घर मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ पर क्या मिले हैं? पानी के साक्ष्य मिले हैं कि भाई एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सभी ठीक है। देखो दोस्तों इसकी पीडीएफ में बना रहा हूं और इसकी पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में ले लेना, ठीक है। इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले लेना, बस जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना और स्टडी मटेरियल में जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, कई बार आ चुका है, अब की बार भी आया था, उससे पिछली बार भी सवाल आया था और उससे पिछली बार सवाल
रणजीत सिंह पर आया था। ठीक है, एकदम बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो बात बातों में बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो भाई दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, जब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है अगला गुरु नहीं बनेगा, और जो भी गुरुवाणी है, जो भी गुरुओं की वाणी है, ठीक है, वही जो है आपका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, फिर बंदा बहादुर सिंह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं। फिर उनकी मृत्यु 1716 में हो जाती है। फिर सिखों का जो इतिहास है थोड़ा सा अंधकार में चला जाता है। परंतु रणजीत सिंह, देखो, जब नादिर साहब वगैरह आता है तब वो 12 मिसल में डिवाइड हो जाते हैं। 12 मिसल यानी कि 12 शाखाओं में डिवाइड हो जाते हैं। कौन भला? सिख। तो सबसे प्रमुख जो मिसल थी वो थी सुकर चकिया। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के सुकर चकिया, ठीक है, मिसल के महासिंह महासिंह के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने 1792 में कार्यभार संभाला और इनकी मृत्यु 1839 में हो गई। ठीक है, आप जानते होंगे इन्होंने 25 अप्रैल 1809 में एक संधि की थी, अमृतसर की संधि। देखो, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बता रहा हूं आपको, किसके साथ में? मेटकाफ साथ में। ठीक है, मेटकाफ, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, मेटकाफ के साथ में। मेटकाफ जिनको क्या बोला गया दोस्तों? अखबारों का या समाचार पत्रों का मुक्ति दाता बोला गया है इसको, मेटकाफ को। तो मेटकाफ मिशन अमृतसर की संधि करने के लिए भेजा गया था। तब जाकर इनकी जो रावी नदी था, इनके पार सतलज नावी नदी जो था, रणजीत सिंह अब एक सीमा निर्धारित की गई। ठीक है, सीमा निर्धारित की गई, ये थी सतलज नदी। सतलज नदी संधि के तहत कहा गया तुम सतलज के पश्चिम में तुम्हारा राज रहेगा और तुम अब सतलज के पूरब की तरफ कभी भी आक्रमण नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, सैन्य प्रशासन के संबंध में सवाल पूछा गया है। तो तोपखाना 4 प्रकार का था, गलत। तोपखाना 3 प्रकार का था। तोपखाना जो था वो 3 प्रकार का था। पहला कौन सा था? तोप एजेंसी। तोप एजेंसी। दूसरा तोपखाना था आपका तोप ए अस्पी। ठीक है, तोप ए अस्पी। और तीसरा था जम्बूरक। जम्बूरक। ठीक है,
तो पहला गलत है। दूसरा, तोपें जिनसी छोटी तोपें होती थी, गलत। दोस्तों जो तोपें जिनसी थी वो छोटी नहीं, वो भारी तोपें होती थी, भारी तोप। ठीक है, देखो अब की बार सवाल आया था कि गजे सवाई क्या था, तो ये औरंगजेब का एक जंगी जहाज था। ठीक है, जंगी जहाज था। तो सवाल आता रहता है। तो पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा, तोपें अस्पी भारी तोपें होती थी, तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि ये छोटी तोपें थी, ये भारी नहीं छोटी तोपें थी। तो तीसरा गलत। चौथा, ऊंट की पीठ पर ले जा सकने वाली हल्की तोपें जम्बूरक कही जाती थी। तो भाई ये इसका सही है। तो हमें बताना था, असत्य कथन का चयन करना था। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा सत्य है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी गलत है, चौथा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देखो आप ये मत समझना कि मैं टाइम लगा रहा हूं। देखो दोस्तों, टाइम सवालों को देखते हुए लग रहा है कि सवाल भी बड़ा है और व्याख्या भी थोड़ी सी अच्छी कर रहा हूं। ठीक है, आप इसीलिए इतनी रात में क्लास कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रऊजा ए मुनव्वरा भारत की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। इस इमारत के निर्माण के बारे में क्या सही है? रऊजा ए मुनव्वरा। तो आपको बताना है कि इसके निर्माण के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो भाई दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है, घुमा देगा आपको ये सवाल। ठीक है, आपको ये सवाल घुमा देगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखो, रऊजा ए मुनव्वरा सबसे पहले जान लो क्या है, तब इसको कर सकते हो आप। रऊजा ए मुनव्वरा जो है वो ताजमहल का दूसरा नाम है, ताजमहल का दूसरा नाम है। बिल्कुल यूनिक सवाल होंगे। ठीक है, अब लगाओ, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, निर्माण किसने किया दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है, कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष में 20 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे लगभग, कहते हैं 34 लाख के लगभग लगे शायद, और 20,000 मजदूर लगे, मजदूर लगे। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा सही है? चारों में से एक ठीक है। पहला देखते हैं, इमारत का निर्माण एक महबूब के द्वारा अपनी महबूबा की याद में कराया गया था, ये तो ठीक है ही। दूसरा देख लेते हैं, इसका निर्माण भारत में मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमण के समय शहीद हुए भारतीयों की याद में, सैनिकों की याद में किया गया, गलत। तीसरा, भारत में मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण की शानदार विजय की याद में किया, गलत। चौथा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मुसलमान सैनिकों की याद में किया, गलत। दोस्तों सही क्या है? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए, किसके लिए? मुमताज महल के लिए, महल के लिए की याद में बनवाया था, जो
34 में 14वीं संतान होने के समय एक्सपायर हो गई थी। तो भाई जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बढ़िया सवाल, एकदम बेहतरीन यूनिक सवाल है ये भी। ठीक है, सवाल करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, भाई जो भी कर रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। रात में भाई बड़ी हिम्मत चाहिए यार क्लास करने को हमारी, क्योंकि तो सवाल भी बड़े बड़े, फिर मैं थोड़ा समय भी लेता हूँ। ठीक है, तो हिम्मत भी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आप सभी जानते होंगे, आर्य समाज के संस्थापक थे ये। आर्य समाज के संस्थापक मुंबई में, ठीक है, मुंबई में 1875 में इन्होंने स्थापित किया था आर्य समाज। ठीक है, और मूलाशंकर इनका नाम है। ठीक है, मूलाशंकर इनका नाम है बचपन का। तो पहले देखते हैं, उन्होंने 1833 में मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के समय उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की थी। आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो भाई पहला ठीक है। दूसरा, 1864 में दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि 1864 में नहीं, 1863 में। ठीक है, तीसरा, 1860 में दयानंद मथुरा की स्वामी ब्रजानंद से मिले थे, जिन्होंने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके गुरु थे। चौथा, दयानंद सरस्वती ने 1865 में अजमेर में वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित कराया था। बिल्कुल ठीक है। तो भाई इस हिसाब से जो असत्य है वो ऑप्शन नंबर बी असत्य है। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, एक ही सवाल में 1, 2 और 4, 6 सवाल मिल गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अकबर के दरबार में तानसेन व बाज बहादुर प्रसिद्ध संगीतकार थे। शाहजहां संगीत मर्मज्ञ था, वह बहुत अच्छा गायक भी था। ठीक है, शाहजहां के काल के प्रमुख संगीतकार इनमें से कौन थे? मैं देखो, अकबर कालीन जो अबुल फजल था, कभी कभी इसके बारे में भी आते हैं। अबुल जो फजल था वह 36 चित्रकारों के नाम बताता है। ठीक है, 17 संगीतकारों के नाम बताता है, जिनमें, ठीक है, जिनमें दोस्तों 13 हिंदू थे। ठीक है, इसके पिता का नाम शेख मुबारक था, भाई का नाम फैजी था। ठीक है, और इसकी हत्या 1602 में जहांगीर ने करवा दी, वीर सिंह बुंदेला के हाथों। ठीक है, कई बार सवाल आ चुका है इसके ऊपर। तो देखो, अकबर के दरबार में तानसेन, ठीक है, वह बाज बहादुर प्रसिद्ध संगीतकार थे। शाहजहां संगीत मर्मज्ञ था,
वह बहुत अच्छा गायक भी था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो शाहजहां के काल में जो प्रमुख संगीतकार थे उनका नाम बताना है हमें। तो देखो संगीतकार, देखो लाल खां था, ठीक है, विश्राम खां था, जगन्नाथ थे, जगन्नाथ पंडित, रामदास थे और सूरसेन थे। ठीक है, ये है सभी जो है वो शाहजहां के संगीतकार थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सही कथनों पर विचार कीजिए। कुल 40 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए दोस्तों, आपको 40 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए। ठीक है, एन केसरी जी कह रही हैं वेलकम, वेरी गुड, धन्यवाद दादा जी, वेलकम। ठीक है, 40 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए आपको। आइए व्याख्या करते हैं दोस्तों। देखो अगर हम आंदोलन की बात करें, 57, 1857 से पहले के, ठीक है, ये पहले के आंदोलन है, पहले के आंदोलन, और ये है बाद के आंदोलन। देखो अगर देखें तो सन्यासी विद्रोह, सन्यासी, चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, ठीक है, झांसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, मैसूर किसान विद्रोह, मैसूर किसान विद्रोह, ठीक है, और इसके बाद संथाल विद्रोह, हूल विद्रोह, हूल नहीं, हूल नहीं, ठीक है, रामदासी विद्रोह, ठीक है। अगर हम 57 के बाद की बात करें तो सबसे पहला आता है नील विद्रोह, नील विद्रोह, ठीक है, जिस पर सवाल है। हूल विद्रोह, महान हलचल, ठीक है, झांसी विद्रोह, और मालाबार में हुआ था विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 1921 में, ठीक है। तो ये विद्रोह हुए थे, दक्कन विद्रोह हुए थे, दक्कन विद्रोह, ठीक है, सरदार विद्रोह। तो ये कुछ विद्रोह हुए थे। तो देखो नील विद्रोह का समर्थन हिंदू पैट्रियाट तथा सोम प्रकाश समाचार पत्रों ने किया था। बिल्कुल ठीक है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था, बंगाल में, ठीक है। एक मजिस्ट्रेट था, उसके पढ़ने में गड़बड़ी हो गई थी, लगान बढ़ा दिया गया था। नील विद्रोह दोस्तों क्या था? जो नील था, नील के जो मालिक थे वो जबरदस्ती
नील की खेती करवाते थे, और जिस खेत में नील की खेती हो गई उस खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाती थी, ठीक है। परंतु फिर भी जबरदस्ती जो है नील की खेती करवा रहे थे। अब हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र है और सोम प्रकाश ने इनकी आवाज उठाई कि भाई जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, इनको पेशगी पर धन दे रहे हो और फिर इनका जो जबरदस्ती शोषण कर रहे हो। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो देखो इस विद्रोह का जो हिंदू पैट्रियार्ट के जो लेखक हैं जिनका नाम है दिगंबर और विष्णु, दिगंबर भाई और विष्णु और रफीक, इन तीनों ने खुलकर जो है समर्थन किया था। तो पहला ठीक है। दूसरा, आंदोलन को ईसाई मिशनरियों का भी समर्थन प्राप्त था। तो भाई ये भी ठीक है, क्योंकि ईसाई जो थे वो आदिवासियों को अपने धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे थे। तीसरा, सरदार मल्ला मदारी पासी नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। गलत। तो जो सरदार मल्ला है वो मैसूर किसान विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो हुआ था 1830 में, ठीक है। मदारी पासी ये अलग थे, ठीक है। तो देखो जो सही हो जाएगा ए और 2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो कैसा लगा सवाल, ये भी कई बार सवाल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा विद्रोह के विषय में कौन सा कथन गलत है? मुंडा मतलब बिरसा मुंडा वाला विद्रोह, ठीक है, जो 1899 1900 में अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, ठीक है। इसको महान हलचल बोलते हैं, फूल विद्रोह बोलते हैं इसको, महान हलचल। छोटा झारखंड की पहाड़ियों में ये स्थान का था। स्थान की बात करें तो छोटा झारखंड की झारखंड, ठीक है, समय हो रहा। और प्रमुख कौन था? प्रमुख बिरसा मुंडा, जो कहते हैं कि हम जो है विद्रोहियों को कि खून से जमीन लाल कर देंगे जैसा लाल झंडा होता है, ठीक है, ऐसा उन्होंने प्रमुख का, इन्होंने खुद कहा कि मैं एक भगवान का रूप हूं, आप समर्थन कीजिए, मैं अपनी जमीन से, ठीक है, जो भी गैर आदिवासी हैं, दिकू हैं, दिकू, गैर आदिवासियों को बोलते थे दिकू, गैर आदिवासी, तो बोला दिकू, इनको जो है हम खत्म कर देंगे, भगा देंगे इनको मारकर, क्योंकि इनकी जो खेती थी उनको नष्ट कर रहे थे। जो झूम की खेती थी, जो ये लोग अपनी खेती को सामूहिक खेती कर रहे थे और गैर आदिवासी इनके इलाके में आकर इनसे खेती छीन रहे थे, निर्माण करवा रहे थे, तब ये विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो पहला आप पहले आंसर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के इलाके में निवास करते थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। झारखंड का एक इलाका छोटा नागपुर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, यह विद्रोह सर्वप्रथम 1895 से शुरू हुआ था। तो ये पहले से शुरू हो रहा था, ठीक है, तो ये गलत है। सर्वप्रथम ये इससे और कहीं पहले शुरू हो गया था, ठीक है। 1895 में इनसे बिरसा मुंडा जुड़े और ये चरम पर पहुंचा था, चरम पर। दूसरा, 1895 से इस विद्रोह का नेतृत्व
बिरसा मुंडन के, बिल्कुल ठीक है। चौथा, यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पांचवा, 1898 में क्रिसमस के संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया था। देखो ये गलत है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस दिन इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 भी गलत है। तो इस हिसाब से इसमें जो गलत है वो 2 और 5 गलत है और बाकी सब ठीक है। 10वां सवाल देखते हैं, निम्न को काल के अनुसार लगाइए। ये क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आजकल आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है ये भी, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। ऐसे ही सवाल आ रहे हैं आजकल। ये बढ़िया सवाल है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं आजकल। सहकारी उधार समिति जो अधिनियम आया था वो आया था 1904 में, ठीक है। ये गांव व कस्बों के लिए आया था, ठीक है, जहां सहकारी उधार समिति बनाई गई थी, यानी कि कुछ पैसा उधार देकर काम करवा अपना काम निकालते थे लोग बाग, ठीक है। इसके बाद में पंजाब भूमि अन्य आक्रमण अधिनियम, यानी कि जो पंजाब भूमि के लिए एक इस पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, अधिकार नहीं करेगा, उसके लिए एक्ट आया 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 ईस्वी में। तीसरा, भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम, ये 1889 में आया था, 1889 में। इसके अलावा सस्पेंस एंड रेमिशंस रेजुलेशन, ये आया था 1905 में। ये ऐसे ही सवाल क्रोनोलॉजिकल आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इस हिसाब से सी, फिर बी, फिर ए और डी, सी ए, सी बी ए डी, सी बी ए डी। तो ऑप्शन नंबर इसका नहीं, सी बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी को दोस्तों नया बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, नया बैच, तो 15 जुलाई तक ऑफर चल रहा है। कुल 1499 में है, ठीक है, 6 महीने का, जिसमें थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, प्री क्लास, ठीक है, पेपर फर्स्ट। और देखो 4 पुस्तकें हमारी, उनको परचेज कर सकते हैं केवल 1000 रुपये में, ठीक है। हमारा नंबर है 8218345167। कैसी लगी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मिलते हैं कल, ठीक है, एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए, और देखो इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां से इसको स्टडी मटेरियल जाकर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट सभी को, सबको राम राम, जय श्री राम, सलाम अलैकुम, सलाम, सत श्री अकाल।